आज हम पढ़ेंगे कॉस्मस एनसीईआरटी का सार संग्रह। ये वन लाइनर है, ठीक है, 2026 संस्करण। इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या हैं। देखो, इतिहास किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि को कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? ये राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के, जिसे पंचमार्क कॉइन कहा जाता है। फिर सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है, ठीक है। फिर भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिका किसकी कृति है? प्री हिस्टोरिका इंडिका ये स्टुअर्ट पिगट की कृति है। किसकी है? स्टुअर्ट पिगट की कृति है। चीनी यात्रियों ने अपना यात्रा वृत्तांत को भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु का प्रयोग किया। इंतु का। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे अभिलेख शास्त्र एपिग्राफी कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? ये चेदी शासक खारवेल का 200 ईसा पूर्व हाथी गुम्फा अभिलेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? ये चेदी शासक खारवेल है 200 ईसा पूर्व हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? वी ए स्मिथ ने किया था। किसने किया था? वी ए स्मिथ ने किया था। अब है हमारा इतिहास को बांटा गया है उसके कालखंडों के हिसाब से। सबसे पहला हमारा प्रागैतिहासिक काल है, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल है, उसके बाद ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल को क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है। ये मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक है। क्या है? मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक है। और आदि ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे का है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन अभी तक वो पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक में क्या है? पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें जानना होगा, तो किन स्रोतों का अध्ययन किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ का, ऐतिहासिक ग्रंथ का, पुरातात्विक साक्ष्य का और विदेशी विवरण का। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? यह जेम्स प्रिंसप 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था इनके द्वारा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ये जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन हुए थे? ये वैवस्वत मनु हुए थे। कौन हुए थे? वैवस्वत मनु हुए थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? ये गुप्त वंश का उल्लेख है।
20 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व, और शुंग वंश कितना से कितना तक 185 ईस्वी से 73 ईसा पूर्व तक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ये मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। किस वंश से है? आंध्र सातवाहन वंश से है। फिर है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक मनुस्मृति को मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। फिर आगे है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात ये बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे शतस्राही संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। पुरावशेष का महत्तम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को माना जाता है पुरावशेष का। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। वेनशांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में यह अध्ययन किया है। प्रमुख अभिलेख व शासक हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग नरेश खारवेल का है। ऐहोल अभिलेख ये पुलकेशिन II का है। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री का है। फिर ये जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्र दामन का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये समुद्रगुप्त का है। मंदोसर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन का है। फिर ये ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज का है। देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल शासक विजयसेन का है। फिर भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंद गुप्त का है। बौद्ध स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? शुंग काल की। वेनशांग ने अपना यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? CU की में किया है। किस में किया है? CU की में किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद की रचना की थी ये अल-बरूनी ने की थी। कैसे याद रखना? किताब उल हिंद, अल आ रहा है ना, अल इससे रिलेट करना है। मोरक्को की यात्री जो इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। उसने क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। फिर मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? ये पांड्य राज्य का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का पता चलता है। किसका? शुंग वंश का। आगे है हमारा फाहियान। फाहियान 399 से 414 इसका टाइम पीरियड रहा। इसका रचना है भारत दशा का विवरण। यात्री विवरण क्या है? यह प्रथम चीनी यात्री। कैसे याद रखना? प्रथम चीनी यात्री फाहियान, प्रथम दोनों ही क्या है? फाहियान फिर फर्स्ट,
दोनों सिमिलर साउंड करें ना, एफ एफ, तो उससे याद करना है। और इसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसके समय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के माध्यम से कोड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद राजमहल को देव निर्मित बताया था। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कोड़ियों के द्वारा वस्तु विनिमय होता था, कोड़ी। और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद जो राजमहल था उसको शायद बहुत ज़्यादा वैभवशाली था होगा ये महल, इसलिए उसको देव निर्मित बताया था। वेनशांग ये 629 से 645 ईस्वी में आया। इसकी रचनाएं हैं CU की पाश्चात्य संसार के लेख, ये हैं। याद किसे रखना है वेनशांग, बहुत ईजी है। वेनशांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। दोनों ही ह हैं, हर्षवर्धन वेनशांग सिमिलर है, इसी से याद रखना है। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। फिर है इत्सिंग, ये 673 से 675 ईस्वी में आया। इसकी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं हैं। इसकी रचना चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा है। ये कहाँ अध्ययनरत रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय में। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। और ये जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है अभी के सागर मध्य प्रदेश में है। आगे हमारा है पाषाण काल। पाषाण काल को बांटा गया है पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल का समय सीमा है 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल का 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। और नवपाषाण काल का समय पीरियड है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। इसमें 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व इसको फिर से बांटा गया है, यानी कि पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। देखो, निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये इसका टाइम पीरियड है। निम्न पूरा पाषाण काल का तो 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक है, और मध्य पूरा पाषाण काल का इसमें 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व है, और उच्च पूरा पाषाण काल का 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व है। देखो, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? ये पूरा पाषाण काल कहलाता है। देखा ना हमने, ये पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? ये पत्थर का प्रयोग करते थे। अस्त्र औजार ये सब बनाने के लिए उस टाइम, क्योंकि बाकी मेटल्स की तो खोज हुई नहीं थी, तो इसीलिए वो पत्थर यूज करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? ये जम्बू द्वीप का खंड था। किसका था? जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप से जाना जाता था? उसे पिथेकेंथ्रोपस के नाम के रूप में जाना जाता था। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये हथनोरा नर्मदा घाटी में है। कहाँ है? हथनोरा नर्मदा घाटी में है। मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष एक ही जगह से, मतलब मेहरगढ़ से मिले हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत के साक्ष्य ये कालीबंगा से मिला है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ये तांबा। ये तो कितने ही बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। क्या है? बृहद जो पाषाण है वो कि बृहद जो बड़े बड़े ये पाषाण स्मारक है वो मृतकों को दफनाने के रूप में की गई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए?
ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। फिर है प्रस्तर युग स्टोन एज लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? देखो, स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु, अभी भी कुत्ता ही अधिकतर पाला जाता है लोगों के बीच, और उस टाइम भी सबसे पहला कुत्ता को ही पाला गया। उत्खनन उत्खनन उत उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार क्या है? पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? ये मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये आदमगढ़ से मिला है। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। फिर मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज ये जौ था। क्या था? जौ था। चालकोलिथिक युग या कैल्कोलिथिक एज को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? संस्कृति मंत्रालय का है। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसमें क्या मिला है? कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है। इसमें क्या मिला है? कलश समाधान, कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? देखो, इनाम गांव, दैमाबाद ये दोनों महाराष्ट्र में है और नेवासा भी महाराष्ट्र में है, लेकिन नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित वाले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। इसमें इसका उत्खनन किसने किया? HD सांकलिया द्वारा किया गया है। नेवासा महाराष्ट्र। पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है। पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है और इसमें क्या है? लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का भी प्रमाण मिला है। ताम्रवती ये राजस्थान में है। कहाँ है? ऐसे भी तांबा राजस्थान से खेतरी नामक ये से लाया जाता था ना जगह से, तो उससे याद रखना। ताम्रवती राजस्थान में है। यहाँ से प्राप्त होने वाले मृदभांड सफेद रेखिक चित्रों से सजे रहते थे। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। देखो, नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन लुबाक ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत में किस आरंभिक पुरापाषाण युग में शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? शिलाश्रय से सबसे ज्यादा चित्र भीमबेटका का मध्य प्रदेश में मिला है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। पेबल उपकरण, पेबल टूल किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रवती ये आहार संस्कृति है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक, हंटर और खाद्य संग्राहक, फूड गैदरर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को क्या करते थे? घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। अभी भी उत्तर दक्षिण दिशा में ही हिंदू धर्म में दफनाया जाता है या फिर शव को रखा जाता है। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? यह महदहा और सराय नहर राय है। कौन से है?
दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल महादहा और सराय नाहर रायके से याद रखना। मध्य है, मध्य पाषाणकालीन, महादहा, दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे? ये मध्य पुरापाषाण काल में हुए थे। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? अग्नि का नवपाषाण काल में सीखा था। भारत में जीवाश्म फॉसिल का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ये बहुत बार पूछा गया है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? ये मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिलता है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? हड्डी निर्मित, ये सराय नाहर राय से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? ये हस्तिनापुर से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, चानुदड़ो, सुतका-गेंडोर, हड़प्पा, कोटदीजी, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहम कहाँ है? कश्मीर में है। कश्मीर में कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। कश्मीर में क्या मिला है? कब्र में मालिक को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। बुर्जहम में, कश्मीर में। गुप्त कराल, ये भी कश्मीर में है। इसमें क्या मिला है? कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांड का प्रमाण, सिलबट्टा, हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में गेहूं की 3 व जौ की 3 किस्मों की खेती के प्रमाण, गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। महदहा उत्तर प्रदेश में गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहा उत्तर प्रदेश में धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती का भारत ही में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जो कोल्डिहा वाला है। सिर्फ भारत में ही नहीं ये सबसे पुराना प्रमाण है, बल्कि ये क्या है, विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। संगनकल्लू कर्नाटक में है। इसमें क्या है? राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकलीहल, ये भी कर्नाटक में है। राख के ढेर वो निवास स्थल के साक्ष्य मिले हैं। जो कर्नाटक वाले हैं ना, इसमें राख के टीले प्राप्त हुए। राख के और अधिकतर कर्नाटक जैसे कि संगनकल्लू और पिकलीहल, इस सब में क्या मिले हैं? राख के टीले प्राप्त हुए हैं और राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। इसमें क्या है? मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, जो ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब है आगे हमारा सारू तारू, असम में है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सारू तारू, असम में गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित होते थे। फिर दाओजली, ये असम में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नौदा टोली जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उसका जो उत्खनन है HD सांकलिया ने किया था।